Hi everybody and welcome back to Top Scholars. In today's session, we are going to discuss the important questions that can be asked from the topic the endocrine system. So, let's get started. So, let's look at this first MCQ. Which gland's deficiency leads to cretinism? Option A, pituitary gland. Option B, thyroid gland. Option C is adrenal gland and option D is pancreas. Okay, so let's quickly understand first कि क्रेटिनिज्म का मतलब होता क्या है. देखो, क्रेटिनिज्म एक डिसऑर्डर है जो अर्ली चाइल्डहुड या इन्फेंसी में होता है बच्चों को. ओके, इसमें होता ये है कि थायराइड हार्मोन जो प्रोड्यूस होती है बाय द थायराइड ग्लैंड, है ना, तो थायराइड हार्मोन की सिक्रीशन बहुत ही ज्यादा कम होती है इन बच्चों में, जिनके वजह से उनकी फिजिकल ग्रोथ कम होती है, मतलब वो हाइट में ज्यादा नहीं बढ़ते हैं. एट द सेम टाइम उनकी जो नर्वस सिस्टम की ग्रोथ है, जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है, वो भी काफी कम होता है इनमें. तो ब्रेन डेवलपमेंट भी काफी स्लो होती है. तो इनके वजह से बच्चे जो होते हैं वो शॉर्ट स्टेचर के होते हैं, मतलब कम हाइट वाले, और लो आईक्यू वाले भी होते हैं. इनके साथ साथ सेक्सुअल मैच्योरिटी भी काफी स्लो हो जाती है. ठीक है, तो ये होती है क्रेटिनिज्म डिसऑर्डर इन किड्स. नाउ यहां पे क्वेश्चन में ये पूछा है कि कौन सी ग्लैंड की डेफिशिएंसी से ये हो रही है. तो हमें पता है कि थायराइड हार्मोन के डेफिशिएंसी से क्रेटिनिज्म होता है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, दैट इज दी थायराइड ग्लैंड. ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड और पैंक्रियास, इनकी डेफिशिएंसी से क्रेटिनिज्म नहीं होता है. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन ब्लड शुगर लेवल राइजेस आफ्टर अ मील, व्हिच हार्मोन हेल्प्स रिड्यूस इट? ऑप्शन ए ग्लूकेगॉन, ऑप्शन बी इंसुलिन, ऑप्शन सी एड्रिनलिन एंड ऑप्शन डी इज थायरॉक्सिन. ओके, सो लेट्स क्विकली सॉल्व इट. अब देखो, क्वेश्चन ये पूछता है कि जब तुमने खाना खाया है, ठीक है, तो वो खाने का डाइजेशन होता है, मतलब जो भी कार्बोहाइड्रेट्स हमने खाया है वो सब किस में टूटेगा? ग्लूकोज में टूटेगा, और ये ग्लूकोज इंटेस्टाइन से ब्लड में आ जाएगा. इसलिए जब भी हम खाना खाते हैं उसके थोड़े घंटों में हमारी ब्लड ग्लूकोज या हमारी ब्लड शुगर बढ़ जाती है. अब ये जो ग्लूकोज बढ़ चुकी है उसको हमें ब्लड से वापस सभी सेल में डिस्ट्रीब्यूट करना है, सो दैट सेल्स वो ग्लूकोज को यूज करके एनर्जी बना सके, है ना. तो मतलब हमें क्या मूवमेंट करना है? हमें ग्लूकोज को ये ब्लड वेसल्स से निकाल के हमें सेल के अंदर उसको शिफ्ट करना है. ठीक है, तो इससे क्या होगा? तुम्हारी ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल हो जाएगी, थोड़ी सी गिरेगी और फिर नॉर्मल हो जाएगी. राइट, तो ये जो काम है वो कौन सी हार्मोन करता है, ये क्वेश्चन है. सो दिस इज वेरी ऑब्वियस. ये हार्मोन कौन है? ये हार्मोन है इंसुलिन. तो इंसुलिन जो हार्मोन होता है वो धक्का मारता है ग्लूकोज को ब्लड के बाहर और सेल में उसे पहुंचा देता है. ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, इंसुलिन. अब देखते हैं क्यों दूसरे ऑप्शंस इनकरेक्ट है. देखो, ग्लूकेगॉन पूरा उल्टा काम करता है एज कंपेयर टू इंसुलिन. मतलब जैसे हमने देखा कि ग्लूकोज को बाहर धक्का मारना इंसुलिन का काम था, है ना, और ग्लूकेगॉन ग्लूकोज को सेल से धक्का मार के ब्लड में डालता है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होती है. इसका मतलब क्या होता है कि ग्लूकेगॉन ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाता है. देयरफॉर ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाता है. ठीक है, ऑप्शन सी है एड्रिनालिन. देखो, एड्रिनालिन भी स्ट्रेस के टाइम पे रिलीज होती है और वो भी ग्लूकेगॉन की तरह ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाती है. देयरफॉर दैट इज आल्सो इनकरेक्ट. ठीक है, थायरॉक्सिन थायराइड हार्मोन है और उसका रोल होता है टू मेंटेन मेटाबॉलिज्म इन ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी. देयरफॉर ऑप्शन डी इज आल्सो इनकरेक्ट फॉर आवर क्वेश्चन. ओके, चलो next question. A student feels very stressed before an exam and his heart rate increases. Which gland is responsible for this response? Option A pancreas, option B adrenal gland, option C thyroid gland and option D pituitary gland.
ओके यहाँ पे हुआ क्या है कि बच्चा एग्जाम देने गया है, तुम जैसे तुम्हारी बोर्ड्स देने गए हो वैसे इमेजिन करो, तो जब फर्स्ट डे होगा बोर्ड्स पेपर का, ऑब्वियसली तुम बहुत ज्यादा डरे हुए हो, है ना, तो थोड़ी सी हार्ट रेट बढ़ जाती है। अब ये जो हार्ट रेट बढ़ी हुई है, इट इज बेसिकली अ स्ट्रेस रिस्पॉन्स, है ना। तो स्ट्रेस के टाइम पे हमारी जो अड्रीनल ग्लैंड है वो बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाती है और वो रिलीज करती है हार्मोन विच इज नोन एज द एड्रीनालिन। और एड्रीनालिन हमारे ऑर्गन्स की फंक्शंस को बढ़ा देता है, स्पेशली हार्ट और लंग्स की, ठीक है। तो इसीलिए एड्रीनालिन को हम क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन। तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो गया, ऑप्शन बी, दैट इज अड्रीनल ग्लैंड। तो अड्रीनल ग्लैंड स्ट्रेस के टाइम पे एड्रीनालिन रिलीज करेगा ब्लड में, और एड्रीनालिन हमारी हार्ट रेट को बढ़ा देगा। ओके अब देखते हैं क्यों बाकी ऑप्शंस इनकरेक्ट है। देखो पैंक्रियास दो हार्मोन्स मेनली प्रोड्यूस करता है, वो है ग्लूकेगॉन और इंसुलिन। ये हार्मोन्स का हार्ट रेट से कोई भी लेना देना नहीं है, ये हार्मोन्स हमारी ब्लड ग्लूकोज को चेंज करते रहते हैं। दैट इज इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज को कम कर देगा और ग्लूकेगॉन ब्लड ग्लूकोज को बढ़ा देगा, मतलब इसका हार्ट पे कोई इफेक्ट नहीं आता है, इसलिए ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो गया। सिमिलरली थायराइड ग्लैंड जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि सेल के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रही है, मेटाबॉलिज्म हो रही है, उससे उसका लेना देना है, देयरफॉर ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाता है। सिमिलरली पिट्यूटरी ग्लैंड्स, इसका भी कोई लेना देना नहीं है विथ इंक्रीजिंग द हार्ट रेट, देयरफॉर option B is the most correct option. Okay, chalo, now let's move to the next question. A school during a health checkup screens children for growth disorders. One child has short stature and delayed puberty, and this child's condition is most likely due to, देखो जो child है उसकी height कम है और उसकी puberty भी delay हो चुकी है ना। तो ये जो कंडीशन है वो किस वजह से है, दिस इज द क्वेश्चन। ऑप्शन ए है अंडर सिक्रीशन ऑफ जीएच। व्हाट इज जीएच? ग्रोथ हार्मोन। ऑप्शन बी ये है ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ऑप्शन सी ये है एक्सेस सिक्रीशन ऑफ अड्रीनल हार्मोन्स, एंड ऑप्शन डी इज इंक्रीज्ड सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, राइट। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखो बच्चे, जो शॉर्ट स्टेचर मतलब जिनकी जो बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती है और जिनकी प्यूबर्टी डीले हो जाती है, तो ये साइंस होते हैं डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन के, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन जो पिट्यूटरी प्रोड्यूस करता है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर नॉर्मल फिजिकल ग्रोथ, मतलब जो हमारी हाइट बढ़ती है ऑल द वे टिल 18 to 21 ईयर्स ऑफ एज, है ना। जब तुम बच्चे थे तब तुम 2 फीट के थे, अब तुम जैसे जैसे बड़े हो जाओगे तुम 2 फीट से 6 फीट भी हो सकते हो या 5 फीट भी हो सकते हो। तो ये इतनी जो हाइट बढ़ी है वो किसने करवाया है? तुम्हारे ग्रोथ हार्मोन ने करवाया है। ग्रोथ हार्मोन हमारी पूरी फिजिकल ग्रोथ करवाती है, बोन की डेवलपमेंट करवाती है, मसल्स की डेवलपमेंट करवाती है ना। इसके साथ साथ वो सेक्सुअल मैच्योरिटी में भी हेल्प करता है। तो अगर ये बच्चे में ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन नॉर्मल से बहुत ही कम हो रही है, तो ऑब्वियसली ना उसके बोन्स ज्यादा लंबे होंगे, ना उसके मसल्स ज्यादा बड़े होंगे, तो इसके वजह से क्या हो जाएगी, उसकी हाइट ज्यादा बढ़ेगी नहीं। ये फीचर को हम क्या बोलते हैं? ड्वार्फिज्म, राइट। इसके साथ साथ सेक्सुअल मैच्योरिटी भी नहीं अटेन होती है टाइम पे, राइट। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, दैट इज अंडर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ओके अब देखते हैं बाकी के ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी बोलता है ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, तो उल्टा ही हो जाएगा, है ना। अगर बहुत ज्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रही है, मतलब बोन्स बहुत ही ज्यादा बड़े हो रहे हैं, मसल डेवलपमेंट बहुत ही ज्यादा बड़ी हो रही है, तो बच्चा ड्वार्फ थोड़ी रह जाएगा, बच्चा हो जाएगा जायंट, है ना। तो ओवर सिक्रीशन से ड्वार्फिज्म नहीं होगी, ओवर सिक्रीशन से जायजेंटिज्म हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी ये है एक्सेस सिक्रीशन ऑफ अड्रीनल हार्मोन्स। देखो अड्रीनल हार्मोन्स का तुम्हारी फिजिकल ग्रोथ से कुछ भी लेना देना नहीं है। इट डज नॉट पार्टिसिपेट और प्लेज अ रोल इन फिजिकल ग्रोथ, देयरफॉर दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, राइट। एंड ऑप्शन डी ये है दैट इंक्रीज्ड सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। अगेन अगर तुम्हारी सिक्रीशन इंसुलिन की बढ़ जाती है तो इससे ब्लड ग्लूकोज बहुत ही लो हो जाएगा, इससे तुम्हारी हाइट बढ़ना बंद नहीं हो जाएगी, इसलिए ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट है, ठीक है।
चलो, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, question number 5. Assertion is hormones act only on specific target tissues even though they are transported through the blood stream. Reason: target tissues contain receptor molecule that can bind to particular hormones. तो assertion ये बोलता है कि hormones जो gland release करती है वो blood में enter हो जाती है और blood उसे transport करवाता है उसके target tissue पर. टारगेट टिश्यू क्या होती है? ऐसी सेल या ऐसी टिश्यूज जहां पे वो हार्मोन एक कमांड देगा और वो सेल वो कमांड को फॉलो करेगा. ठीक है, तो असर्शन तो सही लग रहा है. रीजन ये है कि टारगेट टिश्यूज के पास एक रिसेप्टर मॉलिक्यूल होती है विच कैन बाइंड विद द पर्टिकुलर हार्मोन. ये भी सही है. लेट्स से दिस इज अ टारगेट टिश्यू. तो टारगेट टिश्यू के पास या ये टारगेट सेल के पास रहेगी एक रिसेप्टर मॉलिक्यूल. ठीक है, अब ब्लड क्या लेके आ रहा है? ब्लड लेके आ रहा है ये हार्मोन को. तो ये हार्मोन जैसे ही ब्लड से निकलेगा और ये हार्मोन बाइंड कर देगा ये रिसेप्टर के साथ. तो जब भी बाइंडिंग होगी हार्मोन और रिसेप्टर की तभी ही हार्मोन अपनी कमांड सेल को दे सकता है. ठीक है, और सेल वो कमांड फॉलो करेगा और उस हिसाब से सिंथेसिस होगी सेल के अंदर या दूसरे टाइप के चेंजेस होंगे सेल के अंदर. ठीक है, अब ऑप्शंस देखते हैं. ऑप्शन ए बोलता है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. ऑप्शन बी ये बोलता है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. ऑप्शन सी इज assertion is true but reason is false and option D is assertion is false but reason is true. We know that assertion is true and we have also understood now that reason is also true and correct explanation of assertion. Therefore correct answer क्या है? हमारा option A. Simple. चलो, now let's move to the next question. Assertion. Damage to the pituitary gland can affect the functioning of different endocrine glands. Reason ये है the pituitary gland secretes hormones that regulate the activity of the other glands. I think this is a very simple assertion and reason. बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है. assertion एकदम ही सही है. assertion ये कह रहा है हमें कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है अगर वो डैमेज हो गया तो बाकी के हमारे बॉडी में जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनकी फंक्शनिंग में भी प्रॉब्लम आ सकती है ना. रीजन ये बोल रहा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड इतने सारे हॉर्मोन्स को रिलीज कर रहा है जो ये बाकी ग्लैंड्स की एक्टिविटी को रेगुलेट कर रहा है. ये भी तो सही है ना. हम पिट्यूटरी को क्या बोलते हैं? हम उसे मास्टर ग्लैंड बोलते हैं. क्यों? बिकॉज इट इज एक्टिंग लाइक अ मास्टर. इट इज कंट्रोलिंग द होल सेट्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड इन आवर बॉडी, है ना. तो दोनों असर्शन और रीजन क्या हो गए? सही हो गए. राइट. ऑप्शन ए ये बोलता है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. ये सही है, बट एक बार दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं. ऑप्शन बी ये है both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. Option C is assertion is true but reason is false and option D is assertion is false but reason is true. Right, so the correct option is A. Okay, chalo, look at the given figure and answer the questions. Cortex secretes hormone like dash, cortisol or adrenaline or growth hormone which helps in metabolism and medulla secretes dash. हमें select करना है from options adrenaline, thyroxine and glucagon which prepares the body for fight or flight. तो ये रहा हमारा क्वेश्चन. डायग्राम पे चलते हैं. डायग्राम में हम देख पा रहे हैं ये बीन शेप्ड हमारी किडनी. अब तुम मुझे बताओ बच्चों, क्या किडनी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है? आई होप एवरीबडी आंसर्ड इट्स नॉट अ एंडोक्राइन ग्लैंड. किडनी के ऊपर जो ये टोपी है ना ट्रायंगुलर शेप की, ये है एंडोक्राइन ग्लैंड और इसका नाम क्या है? अड्रीनल ग्लैंड. ठीक है, अब यही टोपी को हम देख सकते हैं, यही ग्लैंड को हम देख सकते हैं सेकंड इमेज में. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अड्रीनल ग्लैंड की एक बाहर की लेयर है, इसको हम बुलाएंगे एज दी अड्रीनल कॉर्टेक्स, है ना. और ये जो सेकंड नंबर की लेयर है जो अंदर की लेयर है सेंटर में प्रेजेंट है, इसको हम बुलाएंगे अड्रीनल मेडुला. ओके, अब जो अड्रीनल कॉर्टेक्स है वो 3 कैटेगरी के हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करता है. वो प्रोड्यूस करेगा मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, वो प्रोड्यूस करेगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स
और वो प्रोड्यूस करेगा सेक्स हॉर्मोन्स। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड कौन है? इट इज एल्डोस्टेरॉन। एग्जाम्पल ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इज कॉर्टिसोल एंड एग्जाम्पल ऑफ सेक्स हार्मोन इज टेस्टोस्टेरॉन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कॉर्टिक से आ रहा है एल्डोस्टेरॉन, कॉर्टिसोल एंड टेस्टोस्टेरॉन। हमारे यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं दैट इज कॉर्टिसोल, एड्रेनालिन एंड ग्रोथ हार्मोन। तो करेक्ट आंसर क्या है? कॉर्टिसोल। ठीक है, कॉर्टिसोल हेल्प करता है हमारी बॉडी मेटाबॉलिज्म में। अब जो एड्रीनल मेड्यूला है वो कौन सी हार्मोन प्रोड्यूस करता है? एड्रीनल मेडुला एक ही टाइप की हार्मोन प्रोड्यूस करता है दैट इज दी एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन। ठीक है, ऑलराइट, सो द करेक्ट आंसर हियर इज एड्रेनालिन। हमें पता है एड्रेनालिन को हम स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, हम उसे इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, राइट? सो इट हेल्प्स प्रिपेयर द बॉडी फॉर फाइट और फ्लाइट, करेक्ट? सो वी कैन सी अवे हियर कॉर्टेक्स प्रोड्यूस करते हैं कॉर्टिकॉइड्स और मेडुला प्रोड्यूस करता है एड्रेनालिन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। The dash pituitary secretes hormone like GH, insulin or cortisol which regulates growth and reproduction, and the posterior pituitary stores and releases dash hormone that is oxytocin or thyroxine and along with that produces vasopressin. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक है, here we can see this is the anterior pituitary on the right side and here we can see in blue the posterior pituitary. Okay, anterior pituitary, it produces a very important hormone that helps in growth and reproduction and that hormone is the growth hormone. देखो इंसुलिन पैंक्रियास प्रोड्यूस करता है, कॉर्टिसोल अड्रीनल ग्लैंड प्रोड्यूस करती है, तो सही आंसर है ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, अब जो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो स्टोर और रिलीज करता है ऑक्सीटोसिन एंड अलोंग विद दैट वेसोप्रेसिन। ओके, सो ऑक्सीटोसिन सही आंसर हो जाता है। थायरॉक्सिन क्यों गलत है? बिकॉज थायरॉक्सिन इज अ थायराइड हार्मोन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय थायराइड ग्लैंड। क्लियर? चलो, सो हियर वी कैन सी एनलार्ज डायग्राम ऑफ पिट्यूटरी। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये एंटीरियर पिट्यूटरी है जो एक्टिवली हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करता है और सिक्रीट करता है। यहाँ पे हम बीच में देख सकते हैं मिडिल लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड और पीछे जो ब्लू में हमें दिख रहा है वो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। प्लीज याद रखना, पोस्टीरियर पिट्यूटरी कोई भी हार्मोन को प्रोड्यूस नहीं करता है। इट इज अ वेरी इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पिट्यूटरी। ऐसे याद रखो कि एंटीरियर सबसे एक्टिव है ना, ऐसे याद रख सकते हैं, एंटीरियर सबसे एक्टिव पिट्यूटरी है और पोस्टीरियर सबसे लेजी इनएक्टिव पिट्यूटरी है। तो वो कोई हार्मोन सिक्रीट नहीं करता है। हाइपोथैलेमस हार्मोन बना देगा ऑक्सीटोसिन और एडीएच जिसका दूसरा नाम है वेसोप्रेसिन। तो ये हाइपोथैलेमस की मेहनत है, हाइपोथैलेमस के हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस से पास होके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आ जाएंगे और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में वो स्टोर होंगे और जब जरूरत होगी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से उनकी सिक्रीशन होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल लग रहा है, एटलीस्ट इमेज से हम पता कर सकते हैं कि यार ये पैंक्रियास की बात चल रही है। ओके, एनीवेज लेट्स रीड द क्वेश्चन। The pancreas has special cells which are called as islet of Langerhans or the beta cells. इसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। ये जो सेल्स है पैंक्रियास के वो एक हार्मोन को प्रोड्यूस करता है जो है इंसुलिन, जो हमारी ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा सकता है या कम कर सकता है। तो हमें उसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द डेल्टा सेल ऑफ द पैंक्रियास सिक्रीट्स डैश which regulates the secretion of insulin and glucagon or thyroxine. So let's quickly answer this. मुझे तो ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन लग रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पैंक्रियास के पास एक स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल होता है जिनको हम बोलते हैं एस आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। तो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस ना, देखो नाम देके डर मत जाओ, बहुत ही सिंपल है। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस एक ग्रुप ऑफ सेल्स है। जैसे मैं यहाँ पे बनाती हूँ तुम्हारे लिए,
ठीक है। तो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में टोटल 3 टाइप ऑफ सेल्स मिलते हैं। बाहर की तरफ हमें मिलता है अल्फा सेल्स, तो लेट्स से ये पेरिफेरी में अल्फा सेल्स है, ठीक है। अब मैं सेल का शेप चेंज करी सो दैट यू अंडरस्टैंड। अंदर की तरफ मिल रहे हैं ये बीटा सेल्स और उसके अंदर हम मिलते हैं ये डेल्टा सेल्स। तो ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स हो जाते हैं इनको हम बोलते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कौन सी सेल पैंक्रियाज की इंसुलिन सिक्रीट करती है, मतलब ये अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल, इसमें से कौन सिक्रीट करेगा इंसुलिन को? तो ये भी तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो होती है हमारी बीटा सेल्स, ठीक है। अब इंसुलिन का काम क्या है? इंसुलिन का काम है ब्लड ग्लूकोज को कम करना। देखो ऐसे याद रखो, इंसुलिन, इंसुलिन में क्या आता है? एल, तो ऐसे याद रखना कि इंसुलिन लोवर्स योर ब्लड शुगर, राइट? इजी वे टू रिमेंबर, है ना। तो याद रखना कि इंसुलिन जो है बीटा सेल प्रोड्यूस करता है पैंक्रियास का और वो ब्लड शुगर को कम कर देता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो डेल्टा सेल्स प्रेजेंट है वो कौन सी हार्मोन को सिक्रीट करता है? दिस इज अ स्लाइटली कंफ्यूजिंग और अ टफ क्वेश्चन। इफ यू नो इट, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, ओके। जिनको नहीं पता, नो प्रॉब्लम, लेट्स क्विकली राइट इट डाउन। जो डेल्टा सेल्स है वो प्रोड्यूस करता है हार्मोन को विच इज नोन एज सोमैटोस्टैटिन। क्या नाम है हार्मोन का? सोमैटोस्टैटिन, ठीक है। अब ये जो स्टैटिन वर्ड आता है ना ये हार्मोन में, स्टैटिन मतलब रोकना, स्टॉप, याद रखना, स्टैटिन मतलब रोकना। तो जो सोमैटोस्टैटिन रिलीज होती है डेल्टा सेल से वो ग्लूकेगॉन और इंसुलिन की सिक्रीशन को स्टॉप कर देती है, ठीक है। तो यहां पे हमें ऑप्शन क्या दिया है? आइदर इंसुलिन ग्लूकेगॉन इज द राइट आंसर और थायरॉक्सिन इज द राइट आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? इंसुलिन और ग्लूकेगॉन। गॉट इट? सो लेट्स क्विकली रिवाइज। तो पैंक्रियाज में हमें एक स्पेशलाइज्ड सेल्स मिलते हैं जिनको हम बोलते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, जिनमें हमें अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स मिलते हैं, ठीक है। अल्फा सेल्स ग्लूकेगॉन को प्रोड्यूस करता है जो ब्लड ग्लूकोज बढ़ा देगा। देखो नाम में ही आंसर है, ग्लूकेगॉन ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज कर देगा, ठीक है। बीटा सेल्स इंसुलिन बनाता है, इंसुलिन में आता है एल, तो इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज को लोअर कर देगा या कम कर देगा, ठीक है। और डेल्टा सेल्स प्रोड्यूस करता है सोमैटोस्टैटिन, स्टैटिन मतलब स्टॉप। तो सोमैटोस्टैटिन अल्फा और बीटा सेल्स को बोलेगा कि भाई आराम करो, नो नीड टू प्रोड्यूस एनी मोर ग्लूकेगॉन एंड इंसुलिन, तो वो स्टॉप कर देगा उसकी सिक्रीशन को। क्लियर? चलो, सो हियर वी कैन सी अ मोर एनलार्ज्ड वर्जन ऑफ दिस इमेज। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये स्पेशलाइज्ड सेल्स, ये है बच्चों हमारी आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। और ये आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में हम देख सकते हैं अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स। इनके अलावा और कौन से सेल्स है? डेल्टा सेल्स, ओके। चलो, the two lobes of thyroid are connected by a narrow band which is called as, okay। अब डायग्राम में देखते हैं बच्चों, ये है वन लोब ऑफ थायराइड और ये है सेकेंड लोब ऑफ थायराइड, और इन दोनों को कनेक्ट करने वाली जो ये नैरो बैंड है इसकी बात कर रहे हैं, और ये है हमारी इस्थमस, ठीक है। दूसरे ऑप्शंस क्यों गलत है एक बार देखते हैं। लैरिंग्स जो है वो वॉइस बॉक्स है, ठीक है, इट इज नॉट पार्ट ऑफ थायराइड ग्लैंड। एंड एपिग्लॉटिस जो है वो भी एक लैरिंग्स का कार्टिलेज है, तो वो भी थायराइड ग्लैंड का पार्ट नहीं है, इसलिए ये इनकरेक्ट हो जाता है, ठीक है। द स्मॉल ग्लैंड्स विच आर लोकेटेड ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ द थायराइड, थायराइड के पीछे, ये हम देख सकते हैं, ये है पोस्टीरियर व्यू, पीछे का व्यू, ओके। तो पोस्टीरियरली थायराइड में दो छोटे छोटे पेयर्स ऑफ ग्लैंड्स है एंड दिस आर नोन एज द पैराथायरॉइड ग्लैंड्स, राइट। लेट्स सी व्हाई द अदर ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। अड्रीनल ग्लैंड किडनी के ऊपर बैठता है ना, किडनी की जो कैप थी वो अड्रीनल ग्लैंड है, और जो सलाइवरी ग्लैंड है वो तो हमारे ओरल कैविटी में है, तो ये इनकरेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब जो पैराथायरॉइड ग्लैंड है, क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं दैट इट रेगुलेट्स विच लेवल्स। तो पैराथायरॉइड ग्लैंड किसको रेगुलेट करता है? वो कैल्शियम लेवल्स की रेगुलेशन करता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो हमारी ब्लड है,
हमारी ब्लड में बहुत सारे आयंस है, ठीक है। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होती है ना, वो ब्लड में कैल्शियम आयंस को बढ़ा देती है, ठीक है। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या करती है, वो ब्लड में कैल्शियम आयंस को बढ़ा देती है एंड देयरफॉर इट रेगुलेट्स द कैल्शियम लेवल्स इन द ब्लड। अगर एक्सेसिव सिक्रीशन हो गया पैराथायरॉयड हार्मोन का फ्रॉम द ग्लैंड तो कैल्शियम लेवल्स शूट हो जाएंगे। अगर बहुत ही कम सिक्रीशन हो रहा है तो फिर कैल्शियम लेवल्स गिर जाएंगे। तो वो रेगुलेट करते हैं ब्लड कैल्शियम लेवल्स को। ओके चलो, तो यहां पे हम देख सकते हैं एनलार्ज्ड डायग्राम ऑफ द थायराइड ग्लैंड। मैं तुम्हें एक क्वेश्चन पूछने वाली हूं, कमेंट में मुझे बताना ये थायराइड ग्लैंड कहां पे प्रेजेंट है। ओके, पैराथायराइड की लोकेशन तो हमें पता चल गई कि थायराइड के पोस्टीरियर सरफेस पे वो प्रेजेंट होता है। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें क्या होमवर्क दिया है, कमेंट्स में जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, A 12-year-old boy Sanjay often feels thirsty and urinates frequently. मतलब बहुत ज्यादा पानी भी पीता है और बहुत ज्यादा सुसु भी कर रहा है। He sometimes feel weak and tired after meals. And despite eating properly, he is still losing weight. And a blood test shows high blood sugar levels. Question ये है, Name the hormone whose deficiency is responsible for high blood sugar. Very simple, हमने किया था इंसुलिन lowers the blood sugar. तो अगर इंसुलिन है ही नहीं तो ब्लड शुगर लो कौन करेगा, कोई नहीं करेगा, तो ब्लड शुगर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो कौन सी हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से हुई है, इंसुलिन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ग्लैंड दैट सिक्रीट्स दिस हार्मोन। It is the pancreas. And explain why its deficiency leads to glucose accumulation in the blood. Now we already have talked about this. वापस एक बार बात कर लेते हैं। देखो ये है हमारी ब्लड वेसल और ये है हमारा सेल। खाने के बाद डाइजेशन होती है, डाइजेशन में कार्बोहाइड्रेट्स टूट जाती है इनटू ग्लूकोज और इंटेस्टाइन से ये सब ग्लूकोज किस में एंटर हो जाएंगे, ब्लड में। तो ब्लड ग्लूकोज खाने के बाद बढ़ जाती है, ठीक है। अब इंसुलिन हमारे खाने के बाद ही प्रोड्यूस होने लग जाता है पैंक्रियास से और ये इंसुलिन कहाँ आ जाएगा, ब्लड में आ जाएगा। इंसुलिन काम क्या करता है, धक्का मारने का। किसको धक्का मारेगा, ग्लूकोज को। तो इंसुलिन इसको धक्का मार के कहाँ डाल देगा, सेल के अंदर। तो जैसे जैसे हम इसको धक्का मारेंगे तो क्या हो जाएगी, ब्लड ग्लूकोज हमारी लोअर होती जाएगी। पर हमारी पैंक्रियास फॉर सम रीजन डैमेज हो चुकी है, ठीक है। ये केस स्टडी में हमें ये समझ रहा है कि पैंक्रियास डैमेज हो चुकी है। अब इसके वजह से बीटा सेल्स इंसुलिन नहीं बना पा रहा है, इसके वजह से ग्लूकोज को कोई धक्का मारने वाला है ही नहीं। तो अगर ग्लूकोज को कोई ब्लड से बाहर निकालेगा ही नहीं तो क्या हो जाएगा, ब्लड ग्लूकोज बढ़ती जाएगी। ओके चलो, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which specific cells in this gland produce the hormone and what is their role in maintaining the normal sugar levels? Right? तो कौन सी सेल्स है, बीटा सेल्स है हमारी जो इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है ना। और इंसुलिन क्या करता है, वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कर देगा, ठीक है। तो बीटा सेल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लड ग्लूकोज मेंटेन करने में, राइट। चलो, ड्रॉ अ डायग्राम टू शो द रोल ऑफ पैंक्रियाटिक हार्मोन्स इन रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल्स। सो लेट्स लुक एट द डायग्राम। ओके चिल्ड्रन, सो हियर वी कैन सी ऑन द लेफ्ट वी हैव द लिवर एंड ऑन द राइट वी हैव द पैंक्रियास। अब पैंक्रियास में हमारे पास दो टाइप के सेल्स है, हमारे पास अल्फा सेल्स है और बीटा सेल्स है, ठीक है। बीटा सेल क्या प्रोड्यूस करेगा, इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा। अब ध्यान दो, जब भी हमारी ब्लड ग्लूकोज कम हो जाती है, लेट्स से तुमने 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे से खाना ही नहीं खाया है, या तुमने फास्ट कर लिया 2 दिन का या 1 दिन का, ठीक है। बहुत टाइम से तुमने खाना नहीं खाया है, तो खाना नहीं खाया है मतलब कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन नहीं हुई है, मतलब ग्लूकोज इंटेस्टाइन में ज्यादा था नहीं, मतलब ब्लड में ज्यादा आएगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, ब्लड ग्लूकोज गिर जाएगी।
ओके, तो अब तुम्हारी ब्लड ग्लूकोज काफी कम है, तो इस टाइम पे क्या हमें इंसुलिन प्रोड्यूस करना चाहिए? नहीं, राइट, क्योंकि ब्लड ग्लूकोज और भी कम हो जाएगी। तो हम किसको प्रोड्यूस करेंगे? हम प्रोड्यूस करेंगे ग्लूकेगॉन को। तो अल्फा सेल्स जो होते हैं पैंक्रियास के, वो ग्लूकेगॉन को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि देखो ग्लूकेगॉन प्रोड्यूस हो चुकी है। अब ग्लूकेगॉन क्या करता है? इंसुलिन का उल्टा, वो क्या करेगा? ब्लड ग्लूकोज बढ़ाएगा। अब ब्लड ग्लूकोज कहां से बढ़ाएगा? तुमने तो खाना ही नहीं खाया है ना? तो ये ब्लड ग्लूकोज कहां से आएगा? ये ब्लड ग्लूकोज आएगा हमारी लिवर से। तो लिवर बहुत सारा ग्लाइकोजन की स्टोरेज करके रखता है, और ग्लूकेगॉन ये लिवर को बोलता है कि अपनी ग्लाइकोजन को तोड़ और ब्लड को ग्लूकोज दे, है ना? तो ग्लूकेगॉन इज लाइक अ हैमर, वो ग्लाइकोजन को तोड़ेगा और ग्लूकोज बनाएगा, और ये ग्लूकोज क्या कर देगा? ब्लड में डाल देगा। तो जैसे तुम देख सकते हो यहाँ पे ग्लाइकोजन टूट गई इनटू ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज क्या करेगा? हमारी ब्लड शुगर को बढ़ा देगा। सिंपल एज दैट। ओके, अब सेकंड हम केस स्टडी लेते हैं कि खाने के बाद हमारी ब्लड शुगर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया। तो इंसुलिन रिलीज हो जाती है फ्रॉम द बीटा सेल। क्या हो जाएगा? इंसुलिन रिलीज हो जाएगी फ्रॉम द बीटा सेल। अब इंसुलिन क्या करेगी? इंसुलिन धक्का मारेगी ग्लूकोज को, है ना? तो इंसुलिन क्या करेगी? वो ग्लूकोज को ब्लड से धक्का मार के सेल में डाल देगी। इससे क्या हो जाएगा? हमारी ब्लड शुगर वापस कम हो जाएगी और नॉर्मल लेवल्स पे आ जाएगी। ओके बच्चों, तो टू समराइज, ग्लूकेगॉन क्या करता है? ग्लूकेगॉन हथौड़ा की तरह काम करता है, हैमर की तरह काम करता है, ग्लाइकोजन को तोड़ेगा और ब्लड ग्लूकोज बढ़ाएगा। ठीक है, और इंसुलिन क्या काम करता है? इंसुलिन धक्का मारेगा ग्लूकोज को सेल के अंदर। ठीक है, और ये ग्लूकोज को हम स्टोर कर देंगे बाय कन्वर्टिंग इट इनटू ग्लाइकोजन। तो इंसुलिन ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन करवाएगा, है ना? तो इंसुलिन बिल्डर है। किसका बिल्डर है? ग्लाइकोजन बिल्डर। ऐसे याद रखना, इंसुलिन ग्लाइकोजन बिल्डर है, ग्लूकेगॉन ग्लाइकोजन डिस्ट्रॉयर है। आर वी क्लियर? चलो, नेम द कंडीशन which hormone is responsible. Is this hormone under secreted or over secreted? Now let's look at this condition. यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो डरावना इंसान है उसकी आंख एकदम ऐसे बाहर आ रही है ना? क्या है ये प्रॉब्लम? बल्जिंग आई की प्रॉब्लम है कि नहीं? और किसका सिम्टम है ये? दिस इज सिम्टम ऑफ, इट इज सिम्टम ऑफ एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर, है ना? किसका सिम्टम है ये? एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर। देखो, ब्रेक द वर्ड, एक्स ऑप्थेल्मिक। अब तुम इजीली प्रोनाउंस कर पाओगे और अब तुम समझ भी पाओगे। देखो, ऑप्थेल्मिक comes from the word opthal. Opthal मतलब related to eye. And X, यहाँ पे कोई ब्रेकअप नहीं हुआ है। X मतलब बाहर आना, बल्ज होना, है ना? तो यहाँ पे एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर में क्या हो रही है? आईज बाहर बल्ज हो रही है सॉकेट के, राइट? सो एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर जो ये कंडीशन है, इट इज बिकॉज ऑफ विच हार्मोन? इट इज बिकॉज ऑफ द थायराइड हार्मोन और थायरॉक्सिन। अब ये जो कंडीशन है, क्या वो थायरॉक्सिन की ओवर सिक्रीशन से हो रहा है या अंडर सिक्रीशन से हो रहा है? देखो यहां में ना बहुत बच्चे गलती करते हैं, गॉइटर सुन के ही सीधा अंडर सिक्रीशन मार्क करके आ जाते हैं, और ये गलत है। देखो, गॉइटर्स बहुत सारी टाइप की होती है, ये एक टॉक्सिक गॉइटर है और ये अंडर सिक्रीशन से बिल्कुल भी नहीं होती है। इट इज बिकॉज ऑफ द ओवर सिक्रीशन ऑफ द थायरॉक्सिन। एक छोटा सा तुम्हें हिस्ट्री बताती हूँ विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस कंडीशन। देखो, एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर है ना, वो एक डिसऑर्डर है ऑफ ऑटो इम्यून टाइप। हमारी बॉडी में बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं, तुम्हें पता है, कम्युनिकेबल होती है, नॉन कम्युनिकेबल होती है, जेनेटिक होती है। वैसे ही ये भी एक कैटेगरी है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या होता है? देखो बच्चा, ऑलवेज ब्रेक द वर्ड टू अंडरस्टैंड। सब कुछ रट्टा नहीं मानना है।
ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बेसिकली ये होता है कि तुम्हारी खुद की सेल्फ इम्यून सिस्टम, मतलब तुम्हारे खुद के WBC, तुम्हारे खुद की एंटीबॉडीज तुम्हारे ही बॉडी ऑर्गन को पैथोजन कंसिडर करती है और फुल फ्लेज अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर देगी। नॉर्मली हमारे जो सोल्जर्स होते हैं, है ना, कंट्री के, वो हमारे इंडियन सिविलियंस को तो नहीं मारेंगे, है ना, वो तो टेररिस्ट को मारेंगे या दूसरी कंट्री के आर्मी अगर इन्वेड कर रही है उनको मारेंगे, है ना। पर अगर मैं बोलूं कि हमारे ही सोल्जर्स इंडियन सिविलियंस को मार रहे हैं, ये सेम चीज हमारी बॉडी में हो रही है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में। हमारे ही WBCs हमारे ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय कर रही है, और एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर ये एक टाइप की ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो इसमें होता क्या है ना कि हमारी एंटीबॉडीज जो बनती है ये बहुत ज्यादा एक्सेसिव थायरॉक्सिन सिक्रीशन करवाती है फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड। हमारी जो एंटीबॉडीज है वो ऐसे चाबुक लेके बैठी है और वो बोल रहा है हमारी थायराइड ग्लैंड को कि अगर तूने थायराइड हार्मोन की सिक्रीशन बंद की ना तो इसको फटाक से मारूंगा मैं। तो थायराइड ग्लैंड डर जाता है और थायराइड ग्लैंड कंटिन्यूअसली थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करने लग जाता है, ठीक है। और ये हाइपर सिक्रीशन की वजह से एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर हो जाती है। आई होप दिस इज क्लियर, ओके। सो प्लीज रिमेंबर, एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर is a condition which is because of the over secretion of the thyroxine hormone। कैसे टाइप की डिसऑर्डर है ये? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जहां पे हमारी बॉडी के एंटीबॉडीज थायराइड ग्लैंड से ओवर सिक्रीशन करवा रही है। ओके, चलो, सो वी कैन सी अवर हियर even more very dangerous image, right? Very dangerous looking man। बेचारा बहुत ही सिंपल इंसान है, his thyroid gland is overworking। बिल्कुल भी गलत इंटेंशंस नहीं है इंसान के किसी को हार्म करने में, ओके, बिकॉज ही हैज अ कंडीशन। तो ऐसे आईज थोड़ी सी पॉप आउट हो रही है, ओके। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। J is given a very small dose of hormone to treat a deficiency and it is effective. Which property of hormone does this illustrate? Very simple। हार्मोन जो होते हैं वो हमारी बॉडी में भी बहुत ही ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। ट्रेस अमाउंट मतलब बहुत ही कम अमाउंट में, बिकॉज इट इज हाईली एफिशिएंट, है ना। तो हमारी बॉडी भी नेचुरली थोड़ा सा ही हार्मोन सिक्रीट करती है बिकॉज वो काम बहुत ही अच्छे से कर लेती है। इसीलिए जब नॉर्मल से थोड़ा भी ज्यादा सिक्रीशन हो जाएगा तो हमें डिसऑर्डर हो जाता है। तो जब भी हम एक बच्चे को या एक इंसान को ट्रीट कर रहे हैं फॉर हिज हार्मोन डेफिशिएंसी प्रॉब्लम, तो हम थोड़ा सा ही हार्मोन देंगे, हम बड़ा चढ़ा के हार्मोन नहीं दे देंगे कि नहीं ज्यादा देंगे तो जल्दी इफेक्ट होगा। नहीं, ज्यादा दोगे तो वो बैकफायर करेगा, ठीक है। चलो, बी, एड्रेनालिन इज सिक्रेटेड ओनली व्हेन नीडेड एंड नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी। एक्सप्लेन व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट। देखो, बहुत ही सुपर्ब क्वेश्चन है। एड्रेनालिन क्या है? एड्रेनालिन है एक स्ट्रेस हार्मोन, एक ऐसी हार्मोन जब रिलीज होती है जब हमारी लाइफ खतरे में है। ओके, नाउ दिस कुड बी अ एक्चुअल फिजिकल फियर और इट कुड बी एन इमोशनल फियर। देखो, समझना है, फिजिकल फियर क्या होती है कि तुम रोड क्रॉस कर रहे हो और स्पीड से बस आ रही है और अगर तुमने थोड़ा सा बैक ट्रैक नहीं किया तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा और तुम मर सकते हो। दिस इज अ रियल फिजिकल फियर। बट हमारी जो माइंड होती है वो इमोशनल फियर को भी उतना ही सीरियसली लेती है। मतलब लेट्स से कि तुम्हारी कल एग्जाम है, तुमने कुछ पढ़ा नहीं है पूरा साल और अब तुम डर रहे हो कि मैं फेल हो जाऊंगा तो बाप रे क्या हो जाएगा, है ना, सोसाइटी में मेरा नाम खराब हो जाएगा, लोग मुझे बुली करेंगे एंड व्हाट नॉट। अब अगर तुम लॉजिकली सोचो ये चीज को, अगर तुम एग्जाम में फेल हो जाओगे तुम्हारी डेथ तो नहीं होगी, है ना, तुम मर थोड़ी जाओगे। तुम्हारी बॉडी अभी भी काम कर रही है, तुम्हारा ब्रेन और बाकी ऑर्गन्स अभी भी पूरी तरीके से काम कर रहा है, बट स्टिल दैट फियर फील्स सो रियल कि हम मर जाएंगे, है ना। तो हमारी ब्रेन ऐसे तरीके से वायर्ड है कि इमोशनल फियर भी एकदम ही फिजिकल रियल फियर जिससे डेथ हो सकती है वैसे ही वो परसीव करता है। और यही हमें सीखना है, स्पेशली एट योर एज यू हैव टू लर्न दैट एवरी इमोशनल फियर, जब भी हम बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, वी आर स्टिल सेफ।
ओके, एनीवेज कमिंग टू द क्वेश्चन, अब एड्रेनालिन जो है वो एक स्ट्रेस हार्मोन है, वो तब रिलीज होता है जब हमें फील होता है कि हम डेंजरस सिचुएशन में है, हमारी डेथ हो सकती है ना। तो अगर ये हार्मोन हमारी बॉडी में जब हम सो रहे हैं तब प्रोड्यूस हो गया, या जब वो प्रोड्यूस हुआ था और वो बॉडी में स्टोर हो गया कहीं पे, तो क्या होगा कि हम जब बैठे हैं तब भी हमें पैनिक अटैक्स आ जाएंगे, हम सो रहे हैं तब भी हमें पैनिक अटैक्स आ जाएंगे, है ना। तो अगर ये हार्मोन हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है ना, सो वी विल हैव दो सर्वाइवल रिस्पॉन्सेस, जैसे इंक्रीज्ड हार्ट रेट, इंक्रीज स्वेटिंग, इंक्रीज्ड ब्रीदिंग, एकदम ही हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, मेंटली रेस्टलेस हो जाते हैं। तो ये सब सिम्टम्स आने लग जाएंगे जब हम नॉर्मली बैठे हैं और नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, या हम हमारे फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर रहे हैं मैकडॉनल्ड्स में, या हम सो रहे हैं, है ना। तो एड्रेनालिन हार्मोन जो है वो कभी भी हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो सिम्टम्स वापस रीजेनरेट हो सकता है हमारी बॉडी में जब भी उसकी जरूरत नहीं है। एड्रेनालिन की तभी जरूरत है जब हमारी लाइफ खतरे में है। Once we are out of the danger, the adrenaline that is secreted वो डिस्ट्रॉय हो जाती है बॉडी में, so that we do not re-experience the same symptoms. Okay? चलो, now let's move to the next question. अब यहाँ पे हम एक टेबल दिया है, कॉलम ए में कंडीशन, कॉलम बी में है हार्मोन रिलीज्ड, कॉलम सी में वो हार्मोन की एक्शन, और कॉलम डी में फाइनल इफेक्ट ऑन ब्लड शुगर। मतलब देखो वापस ब्लड शुगर की बात हो रही है, तो दो ही मेन हार्मोन है, वो है ग्लूकेगॉन और इंसुलिन, ठीक है। अब कंडीशन ये है कि तुम्हारी ब्लड शुगर बढ़ चुकी है। अब ये हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि नॉर्मली ब्लड शुगर कब बढ़ती है, जब हमने खाना खा लिया है ना, खाने के बाद ब्लड शुगर बढ़ जाती है। तो अब जब नॉर्मल से ज्यादा ब्लड शुगर बढ़ चुकी है तो हमें क्या करना है, हमें उसे लोअर करना है। लोअरिंग के लिए कौन सी हार्मोन चाहिए, जिसके वर्ड में लेटर एल आता है, दैट इज द इंसुलिन। तो क्या सीक्रेट होगा, इंसुलिन, ठीक है। फाइनल इफेक्ट भी हम समझ गए कि वो लोअर करेगा ब्लड शुगर को। अब ये समझना है कैसे लोअर करेगा। तो ये मैंने बोला था कि इंसुलिन किस में बिलीव करता है, धक्का मारने में। तो इंसुलिन धक्का मारेगा ब्लड ग्लूकोज को और उसे सेल में डाल देगा। अब ग्लूकोज जो है ना वो कैश की तरह होती है। मतलब इमेजिन करो तुम एक घर में गए और वहां पे बहुत सारी कैश पड़ी हुई है, तुम क्या करोगे, तुम फटाफट वो कैश को उठा लोगे ना और अपने जेब में डाल दोगे। मतलब यू विल नेवर लीव कैश लाइंग इन एनी हाउस और एनीवेयर, यस और नो। तो सिमिलरली हमारे सेल में जब ग्लूकोज एंटर होता है तो फटाक से हम उसे तोड़ देते हैं और एटीपी बना देते हैं, इवन व्हेन वी डोंट नीड दैट एटीपी। इसका मतलब क्या होता है कि ग्लूकोज को हम ऐसे ही नहीं रख सकते हैं सेल में, जैसे ही हम फ्री कैश नहीं रखते हैं घर पे। फ्री कैश को हम कहाँ डाल देंगे, हम उसे लॉकर में डाल देंगे ना, सो दैट कोई ले ना पाए। सिमिलरली हम ग्लूकोज को भी कन्वर्ट कर देंगे ग्लाइकोजन में। तो जैसे ही ग्लूकोज मॉडिफाई हो जाती है ग्लाइकोजन में, कोई उसे टच नहीं कर पाता है इजीली। गेटिंग इट? चलो, तो एक्शन में क्या आ जाती है, इंसुलिन विल स्टिम्युलेट ग्लूकोज अपटेक बाय द टिश्यू सेल्स, ठीक है, और वो ग्लूकोज को लेके उसे कन्वर्ट कर देगा इनटू ग्लाइकोजन। तो ये काम है इंसुलिन का। अब सेकंड लेते हैं कंडीशन लो ब्लड शुगर। तुम्हारी ब्लड शुगर नॉर्मल से काफी लो है। ये कब होती है, फास्टिंग हो गई तुम्हारी, काफी घंटों तक या काफी दिनों तक फास्टिंग कर ली। अब फास्टिंग कर ली तो ब्लड ग्लूकोज कम हो जाएगी। अब ये भी ना डेंजरस सिचुएशन होती है। क्यों? बिकॉज अगर ब्लड ग्लूकोज कम है तो ब्रेन को ग्लूकोज कौन देगा? ब्रेन के पास ग्लूकोज नहीं है तो ब्रेन एटीपी कैसे बनाएगा? एटीपी नहीं बनाएगा तो ब्रेन काम कैसे करेगा? तुम फेंट हो जाओगे, तुम गिर जाओगे, कोलैप्स हो जाओगे। इसलिए लो ब्लड शुगर को भी हमें सीरियसली लेना चाहिए, ठीक है। चलो, तो तुमने अब 10-12 घंटे से कुछ खाया नहीं है, तुम्हारी ब्लड शुगर कम हो चुकी है, तो अब कौन सी हार्मोन रिलीज होगी जो ब्लड शुगर को बढ़ा देगी? हु इट इज? कैन यू आंसर? यस, इट इज ग्लूकेगॉन। मैंने बोला था ना, ग्लूकेगॉन और ग्लूकोज साथ साथ में चलते हैं। ग्लूकेगॉन रिलीज होगा तो ब्लड ग्लूकोज भी बढ़ जाएगी। अब क्वेश्चन ये है कि ग्लूकेगॉन ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाता कैसे? क्योंकि खाना तो खाया नहीं है तुमने तो बड़ा फास्ट कर लिया है वेट लॉस के लिए, तो खाना तो खाया नहीं है,
तो ये ब्लड ग्लूकोज कहाँ से आ रहा है? ब्लड ग्लूकोज आएगा ग्लाइकोजन से। नाउ लेट मी गिव यू अ सिंपल एनालॉजी। देखो, तुम पैसे कमा रहे थे, तुम समझ गए कि यार ये फ्री कैश को हम घर पे खुला तो नहीं रख सकते, सोफा पे, टेबल पे, बेड पे, तो तुमने उसको डाल दिया तिजोरी में, है ना। अब जब तुम्हें कैश की जरूरत है तो तुम कहाँ जाओगे? तुम जाओगे तिजोरी के पास, तिजोरी को तोड़ दोगे और कैश निकालोगे और जो भी तुम्हारे डिजायर्स है वो पूरे करोगे। सिमिलरली जो ग्लूकोज ब्लड से आया था सेल के अंदर, हमने उसको कन्वर्ट कर दिया ग्लाइकोजन में, है ना। अब जब हमें ग्लूकोज चाहिए तो हम किसको तोड़ेंगे? ग्लाइकोजन को तोड़ेंगे, तो जिससे ग्लूकोज रिलीज हो जाएगी, ब्लड में एंटर हो जाएगी और ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा? ग्लूकेगॉन स्टिमुलेट्स द ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन इन द टिश्यू सेल्स। सो सेल में ग्लाइकोजन टूट जाएगा, किसकी वजह से? ग्लूकेगॉन हथौड़ा है वो, याद रखना। ग्लूकोज रिलीज हो जाएगी और तुम्हारी ब्लड लेवल्स बढ़ जाएगी ग्लूकोज की, राइट। तो ये सेम चार्ट हमने अभी यही चीज को डिस्कस किया है, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम टू हॉर्मोन्स विच इज सिक्रीटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी। याद रखना, पोस्टीरियर पिट्यूटरी लेजी पिट्यूटरी है, वो खुद कोई हार्मोन बनाता नहीं है। हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन आया है उसे वो स्टोर कर देगा और टाइम आने पे वो उसे रिलीज कर देगा। और ये दो हार्मोन है हमारे ADH, जिसका नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। What is the another name for ADH? Please tell me in the comments. Okay? और दूसरा हार्मोन जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आता है वो है ऑक्सीटोसिन। Okay. Give one example of positive feedback mechanism in the human body. And अब यहां पे सेकेंड क्वेश्चन है, पॉजिटिव फीडबैक से कौन सी हार्मोन हमारे बॉडी में काम करती है? और वो हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। देखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके लिए हमें समझना चाहिए डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव फीडबैक एंड नेगेटिव फीडबैक। बहुत ही सिंपल चीज है। देखो, लेट्स से दिस इज ग्लैंड एक्स, ठीक है, और ग्लैंड एक्स एक हार्मोन को प्रोड्यूस करती है जिनको हम बुलाएंगे ए। ओके, अब जैसे वो सिक्रीट करती रहती है, ए के लेवल्स भी ब्लड में बढ़ जाएंगे और ए बोलेगा कि बस तुमने मेरी ऑलरेडी बहुत ज्यादा सिक्रीशन कर ली है, मुझे जो काम दिया गया है वो मैं बता दूंगा टारगेट टिश्यू को, काम हो जाएगा, तो ज्यादा ओवर प्रोडक्शन मेरी करने की जरूरत नहीं है। तो जब एक हार्मोन अपनी सिक्रीशन बंद करवाता है उसको हम बोलते हैं एज नेगेटिव फीडबैक, कि हम नेगेटिव फीडबैक जा रही है ना, कि हम बता रहे कि भाई बस करो, ज्यादा प्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, मैं काफी हूं, मैं काम कर लूंगा। तो ये होती है नेगेटिव फीडबैक। हमारे बॉडी में मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स ऐसे नेगेटिव फीडबैक से ही काम करते हैं, ठीक है। अब पॉजिटिव फीडबैक उल्टा है। सो लेट्स से यहां पे है ग्लैंड वाई, और ये जो ग्लैंड वाई है वो हार्मोन प्रोड्यूस करती है बी, तो उसने ऑलरेडी सीक्रेट कर दिया है बी को। अब बी बोलता है कि मेरी और सिक्रीशन कराओ। वो ये नहीं बोलता कि हाँ तुमने मुझे ऑलरेडी काफी बना दिया है, मैं काम कर लूंगा, तो मेरी सिक्रीशन बंद करो। वो ऐसे नेगेटिव नहीं है। ये जो बी हार्मोन है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हार्मोन है, वो बहुत ही बोलते हैं कि भाई मेरी सिक्रीशन तुम चालू ही रखो, चालू ही रखो, चालू ही रखो। इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है। और हमारी बॉडी में जो ऑक्सीटोसिन है वो ये पॉजिटिव फीडबैक से काम करती है और ये जरूरी है। ऑक्सीटोसिन दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक तो वो पार्चुरेशन में हेल्प करती है, दैट इज डिलीवरी ऑफ द बेबी, एंड सेकंड वो मिल्क इजेक्शन में काम करती है। मतलब जब बेबी ब्रेस्ट मिल्क पी रहा होता है तो इजेक्शन करवाने के लिए भी हमें ऑक्सीटोसिन चाहिए। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट रोल्स के लिए ऑक्सीटोसिन को पॉजिटिव फीडबैक से काम करना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो, डिफाइन हॉर्मोन्स and write the name of one lipid soluble hormone and one water soluble hormones. So what are hormones, children? Very simple, straightforward textbook definition. It is a non-nutrient chemical messenger
which is produced in trace amount from the endocrine gland and secreted into the blood from where it is transported to its target organ or tissue, है ना। तो एक नॉन न्यूट्रिएंट है, इसका मतलब ना वो कोई अमीनो एसिड है ना वो कोई ग्लूकोज है, तो एक नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल मैसेंजर है वो, ठीक है। मैसेज लेके जाती है कि ये सेल को ये काम करना है, ये टिश्यू को ये काम करना है, तो काम करने का मैसेज सबको देती है हार्मोन, ठीक है। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ हार्मोन, एक तो होते हैं लिपिड सोल्यूबल हार्मोन और दूसरे टाइप के होते हैं वाटर सोल्यूबल हार्मोन। लिपिड सोल्यूबल हार्मोन यूजुअली स्टेरॉइड या कोलेस्ट्रॉल या लिपिड रिच हार्मोन्स होते हैं ये, ठीक है। तो आ जाते हैं टेस्टोस्टेरॉन, जिसमें भी ना ऐसे कोलेस्टेरॉल वाला एक राइम आ रहा है, वो सब लिपिड सोल्यूबल, जैसे टेस्टोस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, प्रोजेस्टेरॉन, है ना। जो जिसमें ऐसे स्टेरॉन आ जाता है वो स्टेरॉइड की तरह साउंड करता है, वो सब लिपिड सोल्यूबल हो गए, ठीक है। तो यूजुअली हमारे जो सेक्स हार्मोन्स है वो सब लिपिड सोल्यूबल है। हमारी जो कॉर्टिसोल है वो भी लिपिड सोल्यूबल है, ठीक है। वाटर सोल्यूबल में आ जाता है बाकी के जितने भी हार्मोन्स है, जैसे इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, ग्रोथ हार्मोन एक्सेट्रा। ओके, अब तुम मुझे कमेंट्स में बताना ईस्ट्रोजन क्या वो लिपिड सोल्यूबल है या वाटर सोल्यूबल है। आई विल रिप्लाई टू योर कमेंट्स, बट मुझे जरूर बताना, ठीक है। चलो, Aman is being treated for hormonal imbalance. He is a 15-year-old boy with delayed puberty. He shows very little growth of facial hair and his testes are underdeveloped. Doctors suspect that one of his hormones is not functioning properly, which is affecting the activity of his testes. Option A, name the pituitary hormone responsible for regulating the activity of testes. Question B, what could be the consequence of these hormones not functioning properly in a body? बहुत ही सिंपल है, देखो यहाँ पे हमें सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंसेस या सिम्टम्स कौन से सिस्टम रिलेटेड देखने मिल रहे हैं? रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यस, मतलब यहाँ पे कोई तो रिप्रोडक्टिव हार्मोन है जो ठीक से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। इसलिए दिस शुड एक्ट एज अ हिंट फॉर यू टू नो कि हम कौन सी हार्मोन की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स की। तो ये जो गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स है पिट्यूटरी से बाहर आते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स की। गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स में कौन से हार्मोन्स आ जाते हैं? इट इज LH एंड FSH। LH है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और FSH है फॉलिकुलर स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। देखो LH बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए? लेट्स क्विकली राइट इट डाउन। LH जो है वो किस में हेल्प करेगा? LH पिट्यूटरी से निकल के लेडिक सेल्स के पास जाएगा जो टेस्टिस में है और लेडिक सेल से रिलीज करवाएगा टेस्टोस्टेरॉन का। अब हमें पता है टेस्टोस्टेरॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स एंड टेस्टिस एंड अदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एज वेल, यस और नो। सिमिलरली FSH जो होता है वो भी पिट्यूटरी से निकल के टेस्टिस में आएगा और टेस्टिस में क्या करवाएगा? स्पर्म प्रोडक्शन, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये दोनों ही हार्मोन LH और FSH दे आर अंडर द ग्रुप ऑफ गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स। तो ये गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स हमें चाहिए फॉर डेवलपमेंट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड द एंटायर सिस्टम प्लस डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि देखो ये बच्चे की टेस्टिस प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुई है ना।
फेशियल है जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है वो भी नहीं आ रहे। इसका मतलब कौन सी हार्मोन की डेफिशिएंसी है यहाँ पे? गोनाडोट्रोफिक हार्मोन की, क्योंकि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड स्पर्म्स एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ओके, क्वेश्चन बी ये है, what could be the consequence of this hormone not functioning properly in the blood? So we've already discussed this, that these hormones are required for development of the testes and the sperms. तो अगर ये हार्मोन सही से सिक्रीट नहीं हो रहे हैं मतलब उसकी टेस्टिस अंडर डेवलप्ड रह जाएगी और स्पर्म प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा अफेक्टेड होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। एंड अलोंग विद दैट जो टेस्टोस्टेरॉन से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो रहे, दैट इज ब्रॉडनिंग ऑफ द शोल्डर, हैविंग चेस्ट हेयर, फेशियल हेयर्स, there is deepening of the voice, more protein metabolism and increased muscle growth, ये सब भी हमें नहीं देखने मिलेगा in this boy. So this will be the consequences. So let's quickly enumerate the consequences. सबसे पहले क्या होगा कि there will be reduced development of the facial hair, pubic hair, right? Second, there will be reduced development of the testis and reduced spermatogenesis. Third consequences क्या होगा कि मसल डेवलपमेंट भी कम रह जाएगी। ओके, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ट्रोफिक हार्मोन एंड द ग्लैंड इट एक्ट्स अपॉन। तो ये भी हमने बात कर लिया कि गोनाडोट्रोफिक में से हमने एफएसएच की भी बात कर ली और एलएच की भी बात कर ली, ठीक है। तो एलएच जो है वो किस पे काम करेगा? लीडिक सेल पे, और एफएसएच जो है वो किस पे काम करेगा? स्पर्मेटोगोनिया, विच आर द मदर स्पर्म सेल्स, जिसे स्पर्मेटोजेनेसिस होगी और स्पर्म बाहर आएगी, ठीक है। सो इफेक्टिवली बोथ एफएसएच एंड एलएच दे एक्ट ऑन द ग्लैंड टेस्टिस because these are the cells which are found in the testis. Clear? Okay. Now let's look at this question. Identify the glands in the image and match them with their functions. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं डायग्राम दिया है, नंबरिंग दिए है which is corresponding to a gland and यहाँ पे हमें functions दिए। ओके, सो नंबर वाइज जाते हैं। नंबर 1 ये देख सकते हैं कि दिस ग्लैंड इज प्रेजेंट ऑन टॉप ऑफ द किडनीज, राइट। तो किडनी के ऊपर एक ही ग्लैंड है, वो है हमारी एड्रीनल ग्लैंड। यहाँ पे हम देख सकते हैं नंबर 2 इज पॉइंटिंग एट दिस ग्रीन कलर ग्लैंड विच इज प्रेजेंट नियर द डियोडेनम, दैट इज द पैंक्रियास। थर्ड नंबर की ग्लैंड हम देख सकते हैं विंड पाइप के ऊपर प्रेजेंट है, दिस इज द थायराइड ग्लैंड, राइट। एंड फोर्थ हम देख सकते हैं ब्रेन में प्रेजेंट है, हाइपोथैलेमस के नीचे है, सो दिस इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। सो नाउ दैट वी आर अवेयर अबाउट द ग्लैंड्स, लेट्स क्विकली लुक एट द फंक्शंस। तो एड्रीनल ग्लैंड इट प्रोड्यूसेस एड्रेनालिन फॉर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, सो एड्रीनल ग्लैंड का करेक्ट ऑप्शन है डी, राइट। सेकेंड है पैंक्रियास, so pancreas produces insulin and glucagon to regulate the blood sugar levels, so second gland जो pancreas है उसका correct option है A। थर्ड ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड, हमें पता है कि वो थायरोक्सिन प्रोड्यूस करता है टू कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म, सो थर्ड ग्लैंड का करेक्ट ऑप्शन है C, राइट। एंड फोर्थ इज द पिट्यूटरी ग्लैंड, so we can see over here that it controls and regulates the other endocrine, वो master endocrine gland है, right? so 4 का correct option है B। okay, so we can see over here, यहाँ पे सेम चीज हम देख पा रहे हैं कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड, ये ग्रीन कलर की पैंक्रियास और ये विंड पाइप के ऊपर थायराइड ग्लैंड। so with this we have discussed ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सब कुछ हमने कवर कर दिया है फ्रॉम दिस टॉपिक जो तुम्हारे नेक्स्ट एग्जाम में आ सकता है। आई होप दिस सेशन वॉज सुपर यूजफुल टू यू।
You got to learn lot of new things. तुम्हारे जो confused concepts थे वो भी clear हो गए. If there is still some confusion, please leave it in the comments. I will answer them. Okay? I will see you soon. Till then, stay happy and be curious.